हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। इसके पहले आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट से देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितनों दिनों तक चला था, तो ये चला था 18 दिन तक। ठीक है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देख लो यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो महाभारत की जो रचना हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। ठीक है, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आप लोग रट लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा। महाभारत को किसने लिखा था, तो महाभारत को ऑप्शन डी महर्षि वेदव्यास। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महर्षि वेदव्यास। यह भी क्वेश्चन 16 और 18 में पूछ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण क्या नहीं है, तो साम्या जो है वो जाति का लक्षण नहीं है, लेकिन अंतर्विवाह, श्रम विभाजन और अनुवंशिकता, श्रम विभाजन और अंतर्विवाह, ये सभी जो है तीन वो जाति का लक्षण है, लेकिन साम्या जाति का लक्षण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशियों के लिए बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोत्र किसका सूचक था। गोत्र किसका सूचक था, तो ये सूचक था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। कौन था, गोत्र। गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था गोत्र। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि ऑप्शन ए आंध्र, सी है सवर और बी है पुलिंद। इन तीनों का तीनों जो पुराणों में इन लोगों का पुराणों में यानी कि जो क्या है दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जाति है, तो कबीलाई जाति कौन कौन से थे, ऑप्शन ए था आंध्र, बी है पुलिंद और सी है सवर। इन तीनों कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। ठीक है, इन तीनों का आंध्र ये भी कबीलाई जाति है, पुलिंद ये भी कबीलाई जाति है और सी है वह भी सवर ये भी कबीलाई जाति है। इन सभी जातियों का जो प्रारंभिक है, इन सभी जातियों का वर्णन संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णालंकार की संकल्पना। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मृतियों में। ठीक है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार स्मृतियों में मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 वर्षों में तैयार हुआ था। यानी कि जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण था वह 37 वर्षों में तैयार हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 37 वर्षों में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतः विवाह। गोत्र के अंदर विवाह करना अंतः विवाह है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतः विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था।
क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुफा की दीवारों पर। गुफा की दीवारों पर सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुफा की दीवारों पर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन को। जो द्रोण अद्वितीय थे वो तीरंदाज अर्जुन को बनाना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन को द्रोण अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, और पूछने की भी संभावना है। ये सब क्वेश्चन याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को। भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 102वें। यानी कि महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 102वें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये पत्नियां थी, ये विचित्र वीय की पत्नियां थी। यानी कि जो अम्बा और अंबालिका थी वो विचित्र वीय की पत्नियां थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचित्र वीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सब। यानी कि पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र। पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र ये तीनों किसके पुत्र थे, संतान थे? तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था भीम का। ठीक है, घटोत्कच भीम का पुत्र था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम का पुत्र था कौन? घटोत्कच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधर्व। यानी कि जो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था और इसका ही पुत्र कौन था? घटोत्कच था। ठीक है, भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह कौन सा संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह संपन्न किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधर्व। इनका पुत्र कौन था भाई? इनका पुत्र था घटोत्कच। याद रहे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो ये सभी की पत्नी थी। किसका था? सभी का था, सभी पांडवों के थे। ठीक है, अर्जुन का, सहदेव का, नकुल का, यानी कि जितने पांडव थे 5 थे पांडव, इन सभी की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी ने। यानी कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विवेकानंद, ये तीनों व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक के साथ विवाह संबंध जोड़े थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति पर्व। यानी कि महाभारत के शांति पर्व वर्ग में
वर्ग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? कौन सा शांति पर्व वर्ग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति पर्व। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शूद्र। ठीक है, शूद्र, यानी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ग का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शूद्र। अब ज़्यादा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अंत तक बने रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, असमपृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन था ऑप्शन ए फहान का कथन था। ठीक है, ये फहान का कथन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फहान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधारी दुर्योधन की माँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनेश्वर ने, यानी कि मनेश्वर प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है इस लेसन से। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।